वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर नताइज को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने नून लीग को भी दावत दी है कि वो भी उनके साथ अपोजिशन में बैठे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया गया वज़ीर आज़म के तौर पर और मरियम नवाज साहिबा वज़ारत आला पंजाब के मनसब के लिए नामजद की गई हैं। हबीब साहब, मौलाना साहब को क्या हुआ है? मौलाना साहब क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? एक तो ये है कि आपने उन्हें कहा मुबैना धांधली। मौलाना फजल रहमान का ख्याल है कि धांधली जी, वो मुबैना धांधली हम नहीं, तो अपना उन्हें यकीन है मतलब कि धांधली हुई है। हाँ, तो देखिए, उनके यकीन की कुछ वजूहात हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें तो उन्होंने बयान कर दी, जिसमें से एक बड़ी बुनियादी है कि उनकी पार्टी को और ख़ुद उन्हें कैंपेन नहीं करने दी गई। उसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैंने भी सुने उस इलाके में, डेरा इस्माइल खान में, टांक में और साउथ में, यानी साउथ ऑफ केपी में के जो इलाके हैं, वहाँ पे लिटरली बाज़ ऐसे मैसेजेस थे कि जिन्हें सुन के डर आता था। अच्छा, मसलन इस तरह की धमकी थी कि कोई शख्स पोलिंग एजेंट ना बने मौलाना साहब का, कोई शख्स मौलवी साहब को वोट डालने ना आए, कोई शख्स इनका झंडा ना लगाए और कोई इन्हें अपने गांव में ना आने दे, हुजरे में ना आने दे। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि किसी एक जमात के बारे में जब इस तरह के मैसेजेस चल रहे हो मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो फिर आप एक वो जमात के, ना सिर्फ उस जमात के कायदीन परेशान हो जाते हैं बल्कि उस जमात को वोट डालने वाले भी परेशान हो जाते हैं। कि आप देखिए ना कि अगर आप एक और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान के ऊपर आपने इस तरह की पाबंदी, प्रैक्टिकली ये पाबंदी थी कि वो कहीं हल्के में निकल नहीं पा रहे थे। इनकी तरफ से कई बार पुलिस को कहा गया, मुतलका कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहा गया, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जब ऐसी सूरत बन गई तो फिर मौलाना फजल रहमान को अंदाजा हुआ कि वो हार रहे हैं और उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये सूरत सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई। उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, जो क्योंकि उनका जो साउथ ऑफ केपी है, यानी अगर आप डेरा इस्माइल खान से पिशावर जाए बरास्ता बन्नू और कोहाट, तो इसको हम साउथ ऑफ केपी कहते हैं। तो यहाँ पे उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। तो वो मौलाना फजल रहमान को अपने इलाके पे, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि मछली को पानी से दूर रखा गया। और आपको लगता है कि मौलाना साहब को इस बार राजी करना आसान होगा या राजी किया जा सकेगा? उन्होंने कहा हमारी नहीं सुनी गई, अब हम भी किसी की नहीं सुनेंगे। देखिए, हजरत मौलाना की जो सियासत है, हाँ, उसमें एक बात तो तय है कि मौलाना जब किसी बात का फैसला कर लेते हैं तो वो उससे पीछे हटना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या उनकी जमात की साख्त है या उनकी शख्सियत है, आप इसको कुछ भी कह लीजिए। मिसाल के तौर पे जब मौलाना ने 2018 में, आपको याद है, आज़ादी मार्चेस करना शुरू कर दी, वो बड़े बड़े जलसे करना शुरू कर दिए और अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ा आज़ादी मार्च लेके, धरना लेके इस्लामाबाद पहुंच गए। और फिर वो आखिर तक इमरान खान की गवर्नमेंट को, पीटीआई की गवर्नमेंट को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। सही। और उसको हमेशा मुसीबत में डाले रखा और आखिरकार उसे खत्म करके दम। हाँ, लेकिन आज उनके रवैये में कुछ लचक नजर आई है। इस सूरत हाल में भी, इस सूरत हाल में जो इस वक्त उन्हें दरपेश है, उसमें ये समझ लीजिए कि मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि सियासी बका का मसला है। अगर आप उनका बुनियादी सवाल देखें कि क्या हमें पार्लिमानी सियासत की तरफ जाना है, ये एक वो सवाल है जो बहुत सारी मजहबी जमातों के सामने है। तीसरी बात जो मौलाना फजल रहमान को, अगैन ये वो कहीं नहीं गई, मौलाना फजल रहमान के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मैंने उनसे सुनी, हजरत को इस बात पे भी दुख है कि देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके बारे में कोई शक नहीं कि उसकी नशिस्तें कराची में नहीं थी जी, ठीक है। जब कराची में उसकी नशिस्तें नहीं थी तो उसको कितनी नशिस्तें मिल गई? 17, ठीक है। अब उन 17 नशिस्तों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये देखना है अभी बहुत सारा। यानी ये जस्टिफिकेशन उनकी कैसे होगी? सईद गनी साहब तो कह रहे हैं एमक्यूएम को नवाज दिया गया। मेरा बहुत ही अच्छा फिक्र है। मैं इस फिक्रे की, वसीम बदामी के प्रोग्राम में इस फिक्रे की मानवियत पे मैं मतलब सईद गनी साहब का बिल्कुल कायल हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे का पूरा सियासी हाल जो है वो बयान कर दिया। इसके बाद एक तो मौलाना का ये मसला है। अब जनाब मौलाना ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सीटें मिल गई। अच्छा, जो जनाब PMLN है, इसकी बहुत सारी नशिस्तों पर भी
सवालिया निशान है। अब मौलाना के इर्द गिर्द के साथियों ने कहा कि हजरत हम आपके साथ चले, हमने जान की धमकियां सही, सब कुछ हुआ, तो अगर इस तरह सीटें बट रही थी तो फिर हमारी जमात को क्यों नहीं सीटें मिली? हमें हिस्सा क्यों ना मिला? फिर हमें हिस्सा क्यों नहीं मिला? अगर इस तरह सीटें बच, देखिए ये पॉलिटिकल कारकुन है, हाँ, ये जमीयत उलमा इस्लाम के लोग पॉलिटिकल कारकुन है, हाँ, उन्हें पता है ग्राउंड की रियलिटी का। सही। और उनके जो यहाँ पे लाहौर में गजनफर अजीज साहब इलेक्शन में लड़ रहे थे, उनके पास भी फॉर्म 45 है। अच्छा, तो जब इन लोगों को पता चला कि जनाब असल मसला तो फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 पे हुआ है, ठीक। तो फिर ये हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? अच्छा हबीब साहब, अब आगे हमें बढ़ना है। नवाज शरीफ साहब क्यों चौथी बार वजीर आजम नहीं बन रहे? क्या उनके कोई खदशात हैं या उन पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या फिर हम ये समझें कि अब मरियम साहिबा का दौर शुरू हुआ चाहता है? मैं अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था जिसपे कौमी असम्बली के 264 हल्के उनके रिजल्ट आ चुके। उनके मुताबिक 101 नशिस्तें हैं आज़ाद इंडिपेंडेंट्स की और 75 नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून की। ये है मजमूई तौर पर सूरत हाल कौमी असम्बली। इस कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की नशिस्त, अटक की 2 नशिस्तें, जेलम की 2 नशिस्तें, चकवाल की 2 नशिस्तें। अच्छा, ठीक है, ये सब की सब यानी जो आप नॉर्थ की नशिस्तें हैं, ये इन सब के ऊपर सवालिया निशान है, सही। जिसमें अभी थोड़ी देर पहले शोएब शाहीन साहब भी बता रहे थे। ठीक है? हमारे सर्वे इन सारी नशिस्तों में बाय द वे गलत साबित हुए। तो मैं तो पूछता फिर रहा हूं, मैं तो अपना एहतसाब कर रहा हूं, आप भी कर रही हैं, हम सब आपने सर्वे पढ़े थे जी बिल्कुल, और आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थी, तो लिहाजा आप और मैं तो अपना एहतसाब कर रहे हैं। अब लेकिन हम तो अपना एहतसाब कर रहे हैं, फॉर्म 45 इनका एहतसाब कर रहा है। फॉर्म 45 हमें बताता है कि हबीब अकरम और उस्मान नुमान तुम लोग तो ठीक कह रहे थे, ये बीच में कुछ हुआ है, ये फॉर्म 47 पे कुछ हुआ। अच्छा, ये फॉर्म 47 पे कुछ हुआ, तो अब ये सारी नशिस्तें खतरे में। उसके बाद खुद जनाब नवाज शरीफ साहब की अपनी नशिस्त के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है, NA 130 की बात कर रहे हैं, NA 130 की, उसके भी फॉर्म 45 कुछ और कहानी सुना रहे हैं। जब इतनी नशिस्तों के फॉर्म 45 डिफरेंट कहानी सुना रहे हो, तो ये कहना हमाकत है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन की असलियत का नहीं पता। तो इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बनना चाह रहे। तो अब उन्हें पता है कि ये कानूनी निजाम है ना। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाते, रोजाना उनकी जो नशिस्त है उसके ऊपर बात होगी, होनी भी चाहिए। एक वजीर आजम को तो अपना रोल मॉडल होना है ना उसे, और खास तौर पर डेमोक्रेटिकली जब रोजाना इस पे, और फिर अगर यास्मीन राशिद साहिबा चली जाती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे, तो वहां पे अगर तारीख हो पड़ेगी तब भी हुकूमत लड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी तो तब भी लोग पूछेंगे